नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक शेर था ना कि जो चुप रहेगी जवाने खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। आप खामोश रहिए लेकिन चीज़ें जो हैं नियति जो है वो कुछ ना कुछ घूम के आपको आपकी सच्चाई सामने लाई देती है। अ, आया था दिल्ली 2-3 दिन सोचा था कि थोड़ा-सा छुट्टी-वुट्टी मनाऊँगा लेकिन एक के बाद एक चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मुझे होटल में बैठ के आपसे संवाद करना पड़ रहा है। मेरी टीम मुझसे नाराज़ होती है, कहती है कि सर आप देखो ना ये बड़ा महत्व रखता है यूट्यूब पे आपके पीछे बैकग्राउंड क्या है, आपकी लाइटिंग क्या है, आप कहीं पे भी ऐसे बैठ के बोल रहे हो। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मेरे का पीछे का फ्रेम, मेरी शक्ल, लाइट इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा होता है कि मुद्दा क्या है, हम किस बात पे बात कर रहे हैं या अपने दर्शकों को क्या बताने जा रहे हैं। ये मुद्दा मेरी ज़िंदगी से और मेरी संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आज इस मुद्दे ने पूरे देश में तूफ़ान मचा दिया है। यूपी और बिहार सरकार को एनजीटी ने नोटिस जारी कर दिए हैं और मेरे लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि मैं कई महीनों तक इस घटना से विचलित हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना की और मैं शुरुआत से बताता हूँ आपको कोरोना काल में जब पहली लहर थी और मैंने पहले दिन जब मज़दूर चले थे, मैंने वो नंगे पैर उनके देखे थे टीवी पे तो बहुत दुःख हुआ था और अगले दिन से ही मैंने तय किया कि मेरी जो सोसाइटी है, मैं वहाँ पे लोगों से अपील करी कि हम लोग उनको खाना और पानी देते हैं। 1000 पैकेट लगभग रोज़ मैं कलेक्ट करता था, तो उस समय डर ये था कि इतना डर बैठ गया था ना सब तरफ से कि पैकेट जो तैयार हो जाए, बाँटने कौन जाए? आस-पास के अपार्टमेंट वाले लोग भी कहते थे, "भई, हम पैकेट दे दे रहे हैं, बाँटने कौन जाए?" तो वो ज़िम्मेदारी मैंने उठाई थी अपनी और मेरी गाड़ी फॉर्च्यूनर में मैं 1000 पैकेट और 1000 पानी की बोतल रोज़ भरता था और कंटीन्यूअसली मैं 45 दिन तक 1000 पैकेट रोज़ देने जाता था। जो मज़दूर होते थे उनको देता था, जो गरीब बस्तियाँ होती थी वहाँ पे देता था जाके और मैंने वो दर्द ज़िंदगी में फिर दोबारा कभी देखा नहीं और ईश्वर ना करे कि कभी किसी को वो दर्द देखना पड़े, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, मतलब कुत्तों की भी एक टोली थी, मैं उनके लिए रोटी अलग रखता था क्योंकि सब बंद था, तो सड़क के जो कुत्ते होते हैं उनको भी खाने के लिए कोई लाले पड़े हुए थे। ईश्वर ने पता नहीं कहाँ से ताकत दी थी, एक दिन बुखार आ गया था मुझे, तो मुझे डर लगा कि कोविड तो नहीं है, टेस्ट कराया मैंने तो जब सुबह टेस्ट करा के और नेगेटिव आया तो उसके बाद में बुखार की मैंने अलग से गोली खाई और फिर पैकेट बाँटने गया। हालाँकि मैं उसके बाद में जब 45 दिन पूरे हो गए उसके बाद में मैं भी चपेट में आ गया और मेरी हालत बिगड़ गई और 10 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा। सेकंड वेव आई तो चूँकि ये सब काम मैं सेकंड वेव में भी कर रहा था, तो मैं फिर कोरोना की चपेट में आया दोनों लहर में और पहली लहर में ज़्यादा इन्फेक्टेड था, 10 दिन तक अस्पताल में था। इस बीच में मैंने वो जो कोरोना के लोग तड़पते हुए देखे, मरते हुए देखे और मेरी टीम पूरी कोरोना की कवरेज कर रही थी। बहुत सारा प्रतिबंध था बड़े-बड़े अखबारों को कि भई ये मत दिखाओ, वो मत दिखाओ। लेकिन 4 पीएम ने कहा कि ईमानदारी भरा वक़्त है ये, जो भी दर्द है वो दर्द समाज के बीच में जाना चाहिए और हम लोगों ने खबर दिखाई। चाहे बीबीसी हो, अल जज़ीरा हो, जापान हो, हर जगह 4 पीएम का अखबार जाता था और हम लोग दिखाते थे कि हालात क्या हैं। इस बीच में मेरा मानना ये है कि बहुत ही खराब कोशिश हुई सच को छुपाने की। देखिए कोरोना किसी व्यक्ति के कारण तो आया नहीं या योगी जी ने कर दिया या मोदी जी ने कर दिया या हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए जिसकी वजह से कोरोना हो गया, पूरी दुनिया में था। तो अगर डेथ हो भी रही है, तो डेथ को छुपाने का कोई वजह नज़र नहीं आती थी कि भई आप केवल लाशें छुपा दो मतलब संख्या कम कर दोगे। अगर उत्तर प्रदेश में कम मरे लोग तो उत्तर प्रदेश सरकार को अवार्ड मिल जाएगा। तो नतीजा क्या हो रहा था वो लाशें जो हैं वो छुपाने के लिए गंगा में फेंक दी जा रही थी और आपने वो तस्वीर देखी कि गंगा की जो लाशों की तस्वीर आई थी पूरी दुनिया ने तहलका मचा दिया था उन तस्वीरों पे कि किस तरह गंगा के तट के किनारे सैकड़ों लाशें पड़ी हुई हैं। और उसके बाद में फिर सरकारें कोई भी सरकारों में किसी एक सरकार को दोष नहीं देना चाहता। सरकार मैनेज करती हैं, उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग जो है उसने तो हज़ारों करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए थे, बड़े-बड़े जो मीडिया के समूह होते हैं, उनको हज़ारों करोड़ रुपए का विज्ञापन इसीलिए दिया जाता है, भई देखिए, हम जो कहें खबर वही छापनी है और आप रिपोर्टर या संपादक तो खबर छापना चाहेगा, छापेगा भी, उसका मन भी करता है छापने का। लेकिन जब मालिक 10-10, 20-20, 50 करोड़ के पैकेज लेते हैं, 100-100 करोड़ के पैकेज लेते हैं, तो अखबार में खबर कहाँ होनी है, अखबार में खबर होती नहीं है। तो एक अखबार ने दैनिक जागरण ने तो ये छाप दिया कि साहब ये गंगा के किनारे जो लाशें हैं, ये परंपरा है। मतलब मैं मुझे लगा कि मीडिया का अधोपतन जिसे कहते हैं ना, मीडिया का गिर पाना और मुझे ज़िंदगी में पहली बार अपने पत्रकार होने पे लज्जा आई जब मैंने दैनिक जागरण का वो अखबार देखा। ठीक है, आप पैसा कमाइए, दैनिक जागरण पैसा कमाने में सबसे आगे रहता है।
और वो केवल अखबार नहीं छापता, वो प्लॉट के काम भी करता है, वो होर्डिंग भी लगाता है, वो अलग-अलग तरह के ठेके भी लेता है, लेकिन कॉफ़ी भी टेबल भी बनाता है। मतलब वो सरकार से किस तरह से वो पैसा वसूल कर सके, इसके लिए तमाम काम करता है और बदले में सरकार की ये मदद करता है कि जब कोरोना में लाशें बह रही होती हैं, तो छाप देता है कि ये तो परंपरा है, हर साल लाशें ऐसे ही गंगा के किनारे आ जाती हैं। कोरोना खत्म हुआ तो हमने दैनिक जागरण के एक मेरे मित्र मैंने उनसे पूछा कि भाई अब वो लाशें कहाँ हैं? अगर हर साल परंपरा है तो परंपरा अब भी खत्म हो अब भी चलनी चाहिए कि जब कोरोना खत्म हो गया तो लाशें अब भी आनी चाहिए, तो अब तो लाशें कहीं है नहीं वो। लेकिन जवाब क्या होता है, वो तो बेचारा छोटी पद पे था और मालिक का जब डिसीजन है तो मालिक का होगा। लेकिन ये चीज़ ने मुझे बड़ा व्यथित किया, मुझे बहुत परेशान किया और मैंने सरकार को एक लेटर लिखा और मैंने जवाब माँगना चाहा सरकार से कि भई आपकी जो सैकड़ों लाशें, हज़ारों लाशें हैं, व्यवस्था क्या है? भविष्य में गंगा क माँ गंगा है, हम लोग गंगा को माँ मानते हैं, उसकी पवित्रता के लिए हम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। मैं कहूँगा ड्रामे ज़्यादा करते हैं, गंगा को शुद्ध रहना चाहिए, माँ गंगा है, माँ गंगा के लिए माँ गंगा ने मुझे बुलाया, इस तरह की तमाम बातें करते हैं, लेकिन गंगा के शुद्धिकरण के लिए काम सबसे कम करते हैं। अब मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि गंगा में लाशें नहीं होनी चाहिए, लेकिन तार-तार हो गई कि लाशों की संख्या कम हो, तो लाशें सीधे गंगा में बहा दी जाएँ। तो जब सरकार से नोटिस का जवाब नहीं आया तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने एनजीटी जो एनजीटी पॉल्यूशन या इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, उन सबको लेके बहुत ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस इसके अध्यक्ष होते हैं और देश में एनजीटी ने कई उल्लेखनीय काम किए हैं कि जहाँ पे पर्यावरण को खर्चा नुकसान हो रहा था या इस तरह की तमाम बातें एनजीटी ने बहुत शानदार काम किए। तो मैंने पूरा स्टडी करी, मेरे और मेरे वकील हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं अधिवक्ता हैदर, मैं कई बार ज़िक्र करता रहता हूँ अपने वीडियो में कि वो इतना शानदार शख्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, संवेदनशील है, बहुत योग्य है, एलएलएम टॉपर है। तो हम लोगों ने मिलके स्टडी करी, मैंने तमाम अखबारों की कटिंग्स निकाली, तमाम मैंने फ़ोटो इलाहाबाद से और लखनऊ से और कानपुर से कलेक्ट किए और मेरा फ़ोटोग्राफ़र है सुमित, उसने भी जान हथेली पे रख के कोविड की रिपोर्टिंग करी थी, कोई निकलता नहीं है उस समय वो लाशों के बीच में जाता था, फ़ोटो खींचता था। वो अलग दौर था, हमारी पूरी टीम में 4 पीएम की पूरी टीम को यूट्यूब की पूरी टीम को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि बड़ी मेहनत कर रहे थे ये लोग, दिन-रात एक काम कर रहे थे। तो हमने लगभग सवा सौ से 150 पेज की एक बहुत अच्छी रिट बनाई, पहले यूपी सरकार को नोटिस दिया, जब कोई जवाब नहीं आया तो हमने एनजीटी में कंप्लेंट करी कि भाई देखिए ये लाशें इस तरह से बही जा रही हैं और फिर ये मैंने भविष्य का भी मुद्दा उठाया कि कोई एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि गंगा के किनारे लाशें बह रही हैं तो इन लाशों का कोई निस्तारण का व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह गंगा में लाशें बहेंगी तो माँ गंगा कभी पवित्र नहीं हो पाएगी और दूसरा सबसे खतरनाक बात ये होता है कि आप जब गंगा में ऐसी लाशें डाल रहे हैं, तो नेचर तो प्रभावित हो ही रही है। गंगा के तट के आस-पास के जितने लोग रह रहे हैं, उनके अंदर बीमारी फैलेगी, उनकी आजीविका प्रभावित होगी। तो मेरी पूरी रिट में इस बात का ज़िक्र था, एनजीटी से अनुरोध किया गया था कि गंगा के तट के जितने किनारे रहने वाले लोग हैं, इन सबका मेडिकल कराया जाए और मेडिकल कराने के अलावा इन सबको एक कैंप लगाया जाए और उनकी आजीविका कितनी प्रभावित हुई है, उसकी भरपाई की जाए। तो एनजीटी में कुछ महीने मुझे दाखिल की और स्टडी हुई होगी। फिर एनजीटी ने सुना बहुत अच्छे जज की बेंच थी और एनजीटी ने उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर दिए हैं। 4 अगस्त डेट है, नोटिस की मुख्य बातें जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों सरकारों को मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के जो अपर मुख्य सचिव गिरे हैं, अपर मुख्य सचिव हेल्थ हैं। मतलब यूपी के अवनीश अवस्थी और हेल्थ और बिहार के भी दोनों अपर मुख्य सचिव गृह और हेल्थ, उनको नोटिस जारी किए गए हैं और ये कहा गया 4 तारीख तक एक विस्तृत रिपोर्ट दीजिए। उस रिपोर्ट में जो मांगा गया है, देखिए कितने जज भी कितने होशियार और कितने विद्वान होते हैं। उन्होंने पूछा है कि वर्ष 2018 और 19 मतलब कोविड से पहले कितने शवों का निस्तार किया आपने, निस्तारण किया जो कागजों के रिकॉर्ड में जो गंगा के तट पर थे। जो कह रहे थे ना, दैनिक जागरण ने कह दिया कि ये तो परंपराएं हैं। तो एनजीटी के जजों ने पूछा कि 2018-19 मतलब कोरोना से पहले ऐसी कितनी डेड बॉडी थी जिनका आपने यूपी और बिहार में इस तरह आपको निस्तारण किया। वर्ष 2020, 21 और 31 मार्च 22 के बाद यानी कोविड खत्म होने के बाद कितने शवों का निस्तारण किया, इसकी डिटेल दीजिए। और उन्होंने ये भी पूछा है कि कितने मामलों में उत्तर प्रदेश और बिहार ने शवों को दफनाने के लिए वित्तीय सहायता दी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों सरकारों से पूछा है कि भाई आपको ने जो शव दफनाए हैं उसके लिए आपने कोई वित्तीय सहायता दी होगी, तो वो वित्तीय सहायता कहती डिटेल दीजिए। तीसरा बिंदु पूछा उन्होंने कि आपने जन जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई गंगा नदी के किनारे शव
ना बहें, ना फैलाएं, ना दफनाएं। इसके लिए आपने जन जागरूकता बढ़ाने के लिए, जन भागीदारी करने के लिए क्या क्या कदम उठाए? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने सरकारों से, यूपी और बिहार दोनों सरकारों से पूछा है कि क्या इस संबंध में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया? आप गंगा में लाश फेर रहे हैं तो आप एक क्रिमिनल केस कर रहे हैं। तो क्या पूछा है कि दोनों राज्यों से पूछा है, क्या कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया? किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोविड संक्रमित या अन्यथा शवों के प्रबंधन के दिशा निर्देशन के उल्लंघन में क्या कोई मुकदमा चलाया गया? और क्या पर्यावरण मानकों का उल्लंघन हुआ है? यदि हुआ है तो उसका लिए क्या आपने किया? इसका उपचार बताइए। 4 अगस्त को डेट लगाई है। मुझसे भी कहा गया है कि मैं एक विस्तृत अपना एफिडेविट दूं कि मीडिया या मैं बाकी जन सहभागिता के लिए क्या-क्या कर सकता हूं कि गंगा की पवित्रता के लिए इन शवों को ना दफनाया जाए। देखिए, अब मुझसे मेरे मित्र कह रहे हैं, यार तुम पत्रकार हो या एक्टिविस्ट हो? अब आप बताइए कि पत्रकार का काम सिर्फ खबर लिखना है। जब मैं ये रीड कर रहा था तो मेरे मित्र मुझे समझा रहे थे कि देखो सरकार नाराज हो जाएगी और तुमसे सरकार वैसे भी खुश नहीं रहती, नाराज रहेगी। अब बिल्कुल ठंडे दिल से बताइए, क्या सरकार नाराज हो जाएगी इस डर से मुझे क्या ये रीड नहीं करनी चाहिए थी? अगर मैं रीड नहीं करता तो भविष्य में गंगा में शव ना आए, इसकी कोई एक विस्तृत योजना कभी तैयार हो पाती? मतलब एक दुष्यंत का शेर है ना कि कौन कहता आसमान में सूरज नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मुझे पता है कि सरकार नाराज होगी, अफसर नाराज होंगे, और पहले भी जब मैं इस तरह के काम करता था तो सरकारें नाराज होती थी। मुझे कई कई तरह के पीड़न झेलने भी पड़े, लेकिन ठीक है, मतलब सरकार को बुरा लगता है, सरकार के अफसरों को बुरा लगता है, तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते हैं, नाराज होते हैं। लेकिन उनकी नाराजगी की डर से मैं या कोई भी पत्रकार या कोई भी एक्टिविस्ट जिसको सामाजिक मुद्दे उठाने चाहिए वो नहीं उठाए, तो ये उसका गलत बात है। अब मुझे खुशी है कि द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, मुझे ये लगता ही नहीं है कि आज शायद देश का कोई अखबार ऐसा होगा। मैं दिल्ली में रुका 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 हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली के अखबारों में भी मेरा वो पूरा रेट का छपा है, मेरा नाम छपा है कि एक जर्नलिस्ट संजय शर्मा ने, और बल्कि एक बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट का फोन आया जब उन्होंने कहा कि संजय, जब मेरा अखबार में आया, मैंने अखबार के पहले पेज पे छापी, बोले माय गॉड ये आपने की है, हम तो दिल्ली में थे, हमें अंदाजा ही नहीं किया, हम ढूंढ रहे थे कि कौन संजय शर्मा है, हम उनसे डिटेल लेना चाहते थे। तो ठीक है, ये जन सरोकार के मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि पत्रकार है, आप देखिए इंसान है, समाज में रह रहे हैं, आप इंसान हैं, तो चाहे वो पत्रकारिता हो, जन सरोकार हो, आपको इसमें सक्रिय रहना ही चाहिए। समाज में आपकी एक जिम्मेदारी हो, जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, और आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने पेशे से गलती कर रहे हैं, अपने पेशे से गद्दारी कर रहे हैं। तो आज सारे बड़े टीवी चैनल हो गए, सारे बड़े अखबार हो गए, सबने आज इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा है, और छापना भी चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है कि एनजीटी यूपी और बिहार सरकार को नोटिस जारी कर रहा है कि भाई आप बताइए आपने क्या किया हो। मुझे पता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, और सरकार अगर सच बोलेगी तो सरकार फंसेगी, तो सरकार फिर झूठ के कुछ ना कुछ आंकड़े लेकर आएगी। मैं उसकी भी अध्ययन करूंगा जो सरकार एफिडेविट देगी, और मुझे लगेगा कि इसमें गलती हुई है तो मुझे यकीन है कि एनजीटी ठीक करेगा इसको, और एनजीटी ठीक नहीं करता तो गंगा की शुद्धता के लिए, इन लाशों को जो बही है इनको रोकने के लिए, भविष्य में माँ गंगा के ऊपर उसके अंदर कोई लाश ना डाली जाए, माँ गंगा स्वच्छ 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 रहे गंगा माँ। तो उसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा, मुझे एनजीटी जाना पड़ेगा, मैं एनजीटी जाऊंगा, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल तय बात है कि मैं ऐसा कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटूंगा जिससे समाज का भला हो, जिससे सामाजिक सरोकार मेरे पूरे होने में मुझे ये कभी गिल्ट नहीं आनी चाहिए कि संजय शर्मा, तुम्हारी ड्यूटी थी ये काम करना, तुम आवाज उठाना तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम सरकार से डर गए, तुम अफसर से डर गए, इसलिए तुम ये मुद्दा उठा नहीं पाए। तो मैं चाहता नहीं कि मैं जब मरूं तो मेरे सीने पे एक बोझ हो कि यार उस दिन वो मैंने दर्जनों लाशें देखी थी, और उन लाशों की आंखें तुम्हारा पीछा कर रही थी, और तुम तंत्र के कारण बोल नहीं पाए। तो मैं उन लाशों को जवाब देना चाहता था, मैं उन मासूमों को जवाब देना चाहता था जो इस दुनिया में नहीं रहे, और जिनका शव, और जो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनके धार्मिक परंपराओं के हिसाब से दफनाने की जगह उनको गंगा में फेंक दिया गया। तो मेरा जवाबदेही उन उन लोगों से थी जो इस दुनिया में नहीं है, और ईश्वर ने मुझे इतना सक्षम बनाया, इतना सामर्थ्य वाली बनाया, और ये इतनी हिम्मत दी ईश्वर ने मुझे कि मैं ये एनजीटी में कर पाया। और मैं एनजीटी के माननीय न्यायमूर्ति जी का हृदय से आभार दूंगा जिन्होंने आज नोटिस जारी किया। और ये नोटिस का अगर सरकारें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी सरकार की फिर मैं कहूँगा आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन इस नोटिस को सरकार एक सबक ले और ये बनाए कि भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, कोरोना में मरना या जीना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन लाशों को गंगा में ना फेंका जाए ये रोकना आपके हाथ में था।
भविष्य में ईश्वर ना करे कोई आपदा है और आपदा ना भी आए तब भी कोई लाश गंगा में फिर ना बहाई जाए। इसके लिए सरकारों को कुछ ज़रूर करना चाहिए और मुझे लगता है कि मैं आपसे अपील करने का अधिकार रखता हूँ कि देखिए, जब आप इस तरह के काम करते हैं तो आपको परेशानियाँ तो आती हैं। तो मैं जन सहभागिता चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को मेल करिए, मुझे बताइए कि ये मुद्दा मैंने उठा के ठीक किया या नहीं किया। मुझे इसलिए संघर्ष करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। इस तरह के तमाम मुद्दों पे मुझे बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, मैं सरकारों के विज्ञापनों पे भी अपने अखबारों पे चैनल नहीं चलाना चाहता। तो मेरी अगर आप मदद कर सकते हो तो एक नंबर फ्लैश होता है, इस नंबर को मैसेज कीजिएगा, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि अपने अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदारी भरी पत्रकारिता करता हूँ, सच बोलता हूँ तो कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों से भी, मतलब एक-एक व्यक्ति कम से कम 10-10 लोगों से सब्सक्राइब कराइए चैनल को। ये विश्वास बढ़ाता है कि आपकी आवाज़ दूर तक जा रही है और उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी है तो हमारा नया चैनल है 4 पीएम यूपी, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा और मैं हाँ, एक बात और रिक्वेस्ट है और ट्विटर और फेसबुक पे भी 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क को ज़रूर फॉलो करिएगा। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। इस लड़ाई में मुझे आपका साथ चाहिए और मुझे यकीन है कि आप हमेशा जैसे साथ देते रहे हैं, ज़रूर देंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैंने सही किया है, गलत किया, मुझे और क्या करना चाहिए। अपनी राय लिखिएगा और अपना नाम और पता मुझे पर्सनल मैसेज में ज़रूर भेज दीजिएगा, जिससे मैं आपका मोबाइल नंबर, नाम, पते से संपर्क कर सकूँ, आपके इलाके की कोई खबर हो तो उसे जान सकूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके सहयोग का। थैंक यू वेरी, वेरी मच।